नमस्कार। आज के इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। अब हम इसमें डीएनए के वॉटसन और क्रिक मॉडल और उसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को पढ़ने से पहले ये मॉडल किसने दिया इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, डीएनए की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल अब तक का सबसे मान्य मॉडल है जिसे स्वीकार किया गया है, और ये मॉडल वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, ये एक त्रिविमीय मॉडल है, थ्री डायमेंशनल मॉडल है, 3D मॉडल है। और ये कैसे बनाया गया इसको भी समझ लीजिए। देखिए, फ्रैंकलिन और विल्किंस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से डीएनए का अध्ययन किया था, और उस डीएनए के अध्ययन के दौरान उन्होंने जो फोटोग्राफ्स लिए थे, उन्हीं फोटोग्राफ्स के आधार पर वॉटसन और क्रिक ने ये डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। दोबारा से समझ लीजिए, फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के माध्यम से डीएनए का अध्ययन किया था, और इसी स्टडी के दौरान उन्होंने जो फोटोग्राफ्स लिए थे, उन फोटोग्राफ्स से वॉटसन और क्रिक ने यह डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। डबल हेलिक्स मॉडल के अंतर्गत जो पॉइंट्स कहे गए उनको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, डीएनए में सबसे पहले जो कहा गया कि डीएनए में दो चेनों का कुंडलन होता है जिसके फलस्वरूप डीएनए बनता है। ये आपको भी पता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बहुत कुछ बता दिया है। आप ये जानते हैं कि डीएनए में दो चेनें होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होती है, कुंडलित होती है। आप देखिए, एक चेन ये ग्रीन कलर से दिखाई गई है और दूसरी चेन आपकी रेड कलर से दिखाई गई है। ये दो चेनें हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती है। ये दोनों चेनें कहलाती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपको पता ही है। ये दोनों चेनें एक दूसरे के प्रति समानांतर होती हैं, अर्थात एंटी पैरेलल होती हैं। अर्थात एक चेन का जो तीसरा सिरा है वो दूसरी चेन के पांचवें सिरे की ओर, और पांचवा सिरा दूसरी चेन के तीसरे सिरे की ओर होगा। देखिए, ये दोनों चेनों को अगर आप देखें तो ये देखिए, दोनों चेनें एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है, एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। अब देखिए, ये एक चेन चल रही है, दूसरी चेन ये चल रही है, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर चल रही है। स्ट्रक्चर वाइज दोनों बिल्कुल समान है, तो एक दूसरे के साथ चल रही है, इसलिए क्या है, समानांतर है। आप जानते हैं कि अगर मैं दो रेखाएं खींच दूं, मान लीजिए मैंने एक रेखा ये सीधी खींची और बिल्कुल इसके सामने समान दूरी पर इसी प्रकार की दूसरी रेखा खींची, तो हम ये कहते हैं ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे की समानांतर है, पैरेलल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखिए, दोनों चेनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के साथ साथ चल रही है, लेकिन ये एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी क्यों है? क्योंकि एक चेन का जो पांचवा सिरा है वो दूसरी चेन के तीसरे सिरे की ओर है, और दूसरी चेन का जो तीसरा सिरा है वो पहली चेन के पांचवें सिरे की ओर है। तो इसलिए ये एक दूसरे की क्या है, एंटी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये दोनों चेनें एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर हैं। रचना के हिसाब से, संरचना के हिसाब से दोनों चेनें क्या है, बिल्कुल एक जैसी हैं। देखिए, ये जो दोनों डीएनए की चेनें होती हैं, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरी होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। अब कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब ये होता है कि दोनों चेनों के आमने सामने नाइट्रोजन क्षार पड़ते हैं, ये आपको पता ही है। इस चेन का और इस चेन की अगर हम बात करें तो दोनों चेनों का कौन सा घटक आमने सामने है, नाइट्रोजन क्षार है, ये आपको पता है। इस चेन का नाइट्रोजन क्षार इस चेन के नाइट्रोजन क्षार के सामने पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक चेन का जो नाइट्रोजन क्षार है, अगर ये प्यूरिन है तो दूसरी चेन का ये नाइट्रोजन क्षार हमेशा क्या होगा, प्रिमिडिन होगा। अगर ये प्रिमिडिन होगा तो ये क्या होगा, प्यूरिन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों चेनों के न्यूक्लियोटाइड्स में से यदि एक चेन में प्यूरिन है तो दूसरी चेन में उसके सामने क्या होगा, प्रिमिडीन ही होगा। यही कॉम्प्लीमेंटरी पूरक कहलाता है। ये इसलिए होता है ताकि चेनों को जगह मिल सके, क्योंकि आप जानते हैं कि प्यूरिन्स क्या होते हैं, डबल रिंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और प्रिमिडीन क्या होते हैं, सिंगल रिंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये एक दूसरे को स्थान देने के लिए है। तो इतना आप समझ लीजिए कि अगर एक चेन का प्यूरिन है तो दूसरी चेन का उसके सामने हमेशा क्या पड़ेगा, प्रिमिडीन ही पड़ेगा। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर प्यूरिन ए है
प्यूरिन ए है तो उसके सामने जो पिरिमिडीन होगा वो हमेशा क्या होगा, टी ही होगा, सी कभी नहीं होगा। ए के ठीक सामने टी ही होगा, सी नहीं होगा। और अगर प्यूरिन जी है, ग्वानिन है, तो इसके सामने जो पिरिमिडीन पड़ेगा वो सी ही होगा, टी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ए के सामने हमेशा टी होगा, जी के सामने हमेशा क्या होगा, सी ही होगा। इसके अलावा हेलिक्स मॉडल में ये कहा गया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ये जो नाइट्रोजन क्षार है न्यूक्लियोटाइड्स के, ये आपस में जुड़ेंगे किस बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अगर एडेनिन और थाइमिन को जोड़ना है तो इनके बीच में हमेशा कौन सा बंध बनेगा, द्विबंध। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बंध बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, त्रिबंध। आपको डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिए, एडेनिन के सामने थाइमिन है, ये प्यूरिन है, ये प्रिमिडीन है, इनके बीच में कौन सा बंध बन गया, डबल बॉन्ड। ये जी है, क्या है, प्यूरिन है, इसके सामने कौन सा प्रिमिडीन आएगा, हमेशा सी आएगा, और इनके बीच में क्या बनेगा, हमेशा त्रिबंध ही बनेगा। अब देखिए, डीएनए आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। तो वॉटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वो दिया है वास्तव में किस पे, बी डीएनए पे। ये जो आप जितना भी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं अभी आगे, डीएनए के बारे में हम जो भी प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे आगे, वो सब की सब प्रॉपर्टीज किस डीएनए को लेकर के की गई हैं, बी डीएनए को, क्योंकि ये सबसे कॉमन डीएनए है और सबसे स्टेबल डीएनए होता है। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में जो भी हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं डीएनए की, वो किस डीएनए को लेके बता रहे हैं, बी डीएनए को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी डीएनए की ही हम बात करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि डीएनए का कुंडलन किस प्रकार का होगा। देखिए, डीएनए का जो कुंडलन है, कॉइलिंग है, वो दो प्रकार की हो सकती है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। ये सीधा डीएनए मैंने आपको दिखाया, आप देखिए ये सीधा डीएनए, ये जो बीच की जो डंडियां ये क्या है आपकी, ये नाइट्रोजन क्षार है, दोनों चेनों के नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, और ये आपके क्या बन गए, पेडल बन गए, जैसे सीडी के पेडल्स होते हैं। और ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये किससे बनी है आपकी, ये बनी है आपकी शर्करा और फॉस्फेट से। इसी प्रकार से ये शर्करा और फॉस्फेट से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है ये एक सीढ़ी के समान संरचना है। आप देखिए, कुछ सीढ़ी जैसा है, सीढ़ी के समान संरचना है, एक लकड़ी सीढ़ी की ये हो गई, एक ये हो गई, और उसके बीच में पेडल्स हो गए। ये पेडल किसके बने हैं, नाइट्रोजन क्षारों के हाइड्रोजन बंध के बनने से। अब कुंडलन की बात जो हम कर रहे हैं, देखिए इस चेन को अगर हम इस प्रकार से घुमा दें, आप देख रहे हैं इस तीर को, देखिए इस प्रकार से घुमा दें तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर हमने इसको इस प्रकार से घुमाया तो कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और अगर इस डीएनए को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, इस प्रकार से घुमा दें, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बी डीएनए की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो कुंडलन होता है वो कैसा होता है, दक्षिणावर्त होता है। अर्थात डीएनए में जो कुंडल हुआ किस ओर घुमा हुआ होगा, क्लॉकवाइज घुमा हुआ, ये वाली संरचना होगी क्लॉकवाइज। समझ में बात आ गई। तो कुंडलन दो प्रकार के होंगे, दक्षिणावर्त और वामवर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बी डीएनए की कर रहे हैं जो कि स्टेबल डीएनए है, तो डबल हेलिक्स मॉडल के अंतर्गत बी डीएनए में जो कुंडलन होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त होता है। कुछ ये जो डायग्राम है ये दक्षिणावर्त डीएनए का है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक पिच के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, एक पिच क्या है, पिच किसे कहते हैं। देखिए, एक पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और ये पिच है क्या, यह लंबाई दो माइनर ग्रूव के बीच की दूरी है। आप अगर इस डीएनए को देखें तो डीएनए में देखिए ये वाला जो खांच है ये हल्की खांच है, माइनर खांच है, तो इसको हमने क्या कहा, माइनर ग्रूव। और ये दूसरी खांच आप देख रहे हैं ये भी एक हल्की खांच है, जिसको क्या कहा हमने, माइनर ग्रूव। और जो बीच वाली खांच है आप देख रही है, ये वाली जो खांच है ये क्या है, ये बड़ी खांच है, तो इसको हमने क्या कह दिया, मेजर ग्रुप। तो ये जो दो माइनर ग्रुप्स हैं, इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी इसको हम कहते हैं एक पिच। समझ में बात आ रही है, दो माइनर ग्रुप्स के बीच की जो दूरी है इसको हम कहते हैं एक पिच। और ये कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, मैं बी डीएनए स्ट्रक्चर को लेके ये पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एक पिच की दूरी होगी बी डीएनए में ये कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉन, 34 एंगस्ट्रॉन। अब एक पिच में जो नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 10। देखिए, आप अभी मैंने आपको समझाया कि अगर डीएनए की दो चेनें हैं ये, तो इस चेन का अगर एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा। ठीक है ना, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। अगर इस चेन का यहाँ पे ग्वानिन है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे चेन का क्या होगा, साइटोसिन, और इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक क्षार युग्म तो हो गया, एक नाइट्रोजन क्षार और एक नाइट्रोजन क्षार जब जुड़े तो क्या हो गया, एक क्षार युग्म, ये एक क्षार युग्म हो गया। तो अगर आप एक पिच का अध्ययन करें, अगर हम एक पिच का अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं, इस प्रकार के 10 होते हैं। अर्थात अगर मैं डीएनए को सीधा करके कहूं, मान लीजिए ये दो चेनें हैं और एक माइनर ग्रुव ये है और एक माइनर ग्रुव ये हुआ सीधा करने पर, तो इसके बीच में कितने नाइट्रोजन क्षार होंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार के 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म बीच में होंगे एक पिच में। और अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो देखिए यहां से यहां तक आप कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक पिच में जो नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं, 10 होते हैं। अतः दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4। स्वाभाविक सी बात है भाई, यहां से लेकर यहां तक अगर एक पिच की दूरी आपकी 34 एंगस्ट्रॉन है और इसके बीच में 10 क्षार युग्म हैं, तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 34 को 10 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं दोबारा समझा दूं, मान लीजिए यहां से यहां तक की जो आपकी दूरी है ये आपकी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो क्षार युग्म है कितने आपकी संख्या में, 10 है, ठीक। तो अगर हमें ये दूरी निकालनी है, दो क्षार युग्मों के बीच की ये दूरी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी दूरी को कितने से भाग देना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। और जब हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो मान कितना आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, हमेशा 34 एंगस्ट्रॉम ही होगी। अब हम बात करते हैं डीएनए के व्यास की, डायमीटर की। देखिए डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और व्यास निकालेंगे कहाँ हम, ये आप देख रहे हैं एक चेन ये एक चेन ये है, तो दोनों चेनों की जो फॉस्फेट है, जैसे इस चेन का सबसे अंतिम सिरा क्या होगा, इस साइड फॉस्फेट, और इस चेन का अंतिम सिरा क्या होगा, तरफ फॉस्फेट। तो दोनों फॉस्फेटों के बीच की जो दूरी है, ये पूरी जो दूरी आप देख रहे हैं, एक फॉस्फेट, एक चेन के फॉस्फेट और दूसरी चेन के फॉस्फेट के बीच की दूरी है, इसको हम कहेंगे डीएनए का डायमीटर, जो हमेशा क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉन ही होता है। इसी प्रकार से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दो शर्कराओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अर्थात एक चेन का ये शुगर है, शर्करा है, और दूसरी चेन का शुगर ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाया है, एक शर्करा ये है, एक शर्करा ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, हमेशा 11.1 एंगस्ट्रॉन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम एक और महत्वपूर्ण लॉ के बारे में अध्ययन करते हैं, चार गॉफ का नियम। चार गॉफ का नियम मेडिकल कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या दिए हैं आप समझिएगा। नंबर 1, ए का प्रतिशत हमेशा टी के बराबर और जी का प्रतिशत हमेशा सी के बराबर होता है। ए का प्रतिशत हमेशा टी के बराबर और जी का प्रतिशत हमेशा सी के बराबर होता है, ये चार गाफ के नियम में कहा गया है। और आप जानते ही हैं ए हमेशा किससे बॉन्डिंग करता है, टी से। सी किससे करता है, जी से। तो सीधी बात, जितना ए होगा उतना ही टी होगा और जितना जी होगा उतना ही सी होगा। आपकी बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एडिनिन जो है हमेशा किससे बॉन्डिंग करता है, थाइमिन से। कौन सा बॉन्ड करता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ए हमेशा टी से करता है और जी किससे करता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, हमेशा सी के साथ, ठीक है ना। तो चार गाफ के नियम में पहला पॉइंट क्या दिया गया, यही दिया गया है कि ए का प्रतिशत हमेशा टी के बराबर होगा। तो ठीक ही बात ही है भाई, जितना ए है उतना ही टी होगा। और जी का प्रतिशत हमेशा किसके बराबर होता है, सी के बराबर, ठीक ही है भाई। जी और सी क्या है, दोनों बॉन्डिंग करते, तो जितना जी होगा उतना ही क्या होगा, आपका सी भी होगा। दूसरा पॉइंट जो दिया गया वो ये दिया गया है कि ए हमेशा टी के बराबर, जैसा कि तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ए हमेशा टी के बराबर, जी हमेशा क्या है, सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम ए और टी का कुल योग, ए और टी का कुल योग ये कहें कि जी और सी के कुल योग के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। अर्थात ए टी की कुल मात्रा जी सी की कुल मात्रा के बराबर है, ये संभव नहीं। और स्पष्ट भी है, ये कहीं पे जरूरी नहीं है कि ए टी जो है वो जी और सी के बराबर होगा, ऐसा कहीं नहीं है। तीसरी बात कही कि जी ए का जो योग है वो सी और टी के बराबर होगा और दोनों लगभग 50-50% होंगे। आप समझ लीजिए, ए और जी इन दोनों का जो योग है वो सी और टी के योग के क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों लगभग कितने होंगे, डीएनए में 50-50% होंगे।
ये भी चार ग्राफ के नियम में कहा गया है। ये जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे वहां जरूरत पड़ती है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इन समीकरणों को जरूर याद रखिएगा कि a प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, अर्थात a g का जो योग है मात्रा का वो c और t की मात्रा के क्या होगा, बराबर होगा। और समानता डीएनए में दोनों लगभग कितने होंगे, 50% होंगे। इसके अलावा एक क्षार अनुपात बेस रेशो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ए प्लस टी और जी प्लस सी ये बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन इनका जो अनुपात होगा वो क्षार अनुपात के बराबर होगा। ए प्लस टी और जी प्लस सी इनके जो बीच का हम रेशो होगा, अनुपात होगा, वो क्या कहलाता है, क्षार अनुपात कहलाता है। और ये जो क्षार अनुपात होगा किसी जाति विशेष के लिए हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी जाति विशेष के लिए ए प्लस टी और सी प्लस जी का जो अनुपात है, जिसको हमने क्या कहा, बेस रेशो कहा, क्षार अनुपात कहा, ये किसी जाति विशेष के लिए हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन अलग अलग जातियों में ये रेशो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये है चार ग्राफ का नियम। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ए का प्रतिशत टी के बराबर होगा और जी का प्रतिशत हमेशा सी के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, ए बराबर टी और जी बराबर सी। आपको पता भी है ए टी के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये दोनों बराबर होंगे, जी सी के साथ बॉन्डिंग करता है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन किसी भी दशा में ए और टी का जो कुल योग है वो जी और सी के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा ए प्लस टी और सी प्लस जी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे और लगभग दोनों 50-50% होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया चार ग्राफ के नियम में, वो कहा गया कि ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो अनुपात है वो क्षार अनुपात है, जो किसी एक जाति के लिए स्थिर होगा और अलग अलग जातियों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। अब कुछ और विशेष बातें कंपटीशन की दृष्टि से। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्षार अनुपात हमेशा एक से अधिक होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो बेस रेशो होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। और इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझिए। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है उसमें ए और टी बॉन्डिंग जो है ज्यादा होती है, ए और टी बॉन्डिंग ज्यादा होती है और जी और सी क्या होती है, कम होती है। तो आपको मैंने अभी बेस रेशो जो है, मैंने आपको बेस रेशो के बताया कि क्या है बेस रेशो, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, यही तो है बेस रेशो। तो आप जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका डीएनए कैसा होता है, उसमें एटी रिच होता है, मतलब एटी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, अर्थात ऊपर का मान जो है ज्यादा होगा और नीचे का मान क्या होगा, कम होगा। तो जो इनका अनुपात निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, एक से क्या निकलेगा, अधिक निकलेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए वो क्या होगा, एटी रिच होगा, एटी की मात्रा ज्यादा होगी, है ना। तो ये ऊपर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, नीचे का मान कम होगा। तो स्वाभाविक रूप से जब ऊपर का मान ज्यादा है, नीचे का मान कम है, तो जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा एक से क्या होगी, अधिक होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्षार अनुपात हमेशा क्या होगा, एक से अधिक होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुपात होता है वो एक से कम होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है, जीसी की मात्रा अधिक होती है। तो स्वाभाविक सी बात, जब नीचे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और एटी की मात्रा, ऊपर की मात्रा कम हो जाएगी, तो जो टी का मान निकलेगा वो इस अनुपात का जो मान निकलेगा वो हमेशा एक से क्या होगा, कम होगा। तो ये बात कंपटीशन की दृष्टि से याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्षार अनुपात होता है वो एक से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जीसी रिच डीएनए है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एक अनुपात होता है, क्षार अनुपात, वो एक से अधिक होता है, क्योंकि वहां पे जो डीएनए है वो क्या है, एटी रिच होता है। एक और विशेष बात, देखिए जी और सी जो है आपका ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें त्रिबंध होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, त्रिबंध को तोड़ने में हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी बजाय ए और टी, क्योंकि ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना आसान है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जी और सी प्रकार का जो डीएनए होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ए और टी जो डीएनए है, एटी डीएनए है, उसको तोड़ना आसान है, उसको मेल्ट करना आसान है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। लेकिन जीसी प्रकार का जो डीएनए होगा, जिसमें जीसी प्रकार की बॉन्डिंग अधिक पाई जाएगी, उसको मेल्ट करना कठिन होगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, अधिक होगा। इसके अलावा एक और टर्म कभी कभी पूछी जाती है, डीनेचुरेशन किसको कहते हैं। देखिए, अगर डीएनए को हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो उसके बीच जो हाइड्रोजन बंध है वो टूट जाते हैं, और जिसके कारण से जो दोनों चेनें हैं वो अलग अलग हो जाती है और डीएनए क्या हो जाता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वाला ना रहकर क्या हो जाता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वाला हो जाता है। और जिससे
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। दोबारा समझ लीजिए, अगर हम डीएनए को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, मतलब उसकी दोनों चेनों के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है वो क्या होंगे, टूट जाएंगे और डीएनए अब कैसा हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, एक रज्जुकी हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। अगर हम डीएनए को दोबारा ठंडा करें तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नाइट्रोजन क्षार है उनके बीच में फिर से क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और डीएनए पहले के समान कैसा हो जाएगा, डबल हेलिकल हो जाएगा, कुंडलित हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं रीनेचुरेशन। और डीएनए को ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम नाम देते हैं एनीलिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डीनेचुरेशन किसको कहते हैं, जब डीएनए को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। रीनेचुरेशन किसे कहते हैं, जब डीएनए को ठंडा करने पर डीएनए दोबारा अपना पुराना स्ट्रक्चर ले ले तो उसको हम कहते हैं रीनेचुरेशन। और इस प्रक्रिया को ठंडा करने की क्या कहते हैं हम, एनीलिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और कई आवश्यक जो प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की वो समझी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।